Hello everyone, welcome to Code to Serve Academy. In this lecture, we are going to learn about Introduction to OOP concept in one shot. In this, we are going to cover these all topics. Okay, so let's get started with the first topic, that is evolution of software. So प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अ लो लेवल लैंग्वेज एंड अनदर इज अ हाई लेवल लैंग्वेज. फर्दर हम लोग लो लेवल लैंग्वेज को दो और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज अ मशीन लेवल लैंग्वेज एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज. तो अब यहाँ समझते हैं कि मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं, असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं और हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं. तो मशीन लेवल लैंग्वेज वैसे लैंग्वेज होते हैं जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझते हैं, दैट इज 0 and 1, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, और ये कंप्यूटर डायरेक्टली समझते हैं. अब आप असेंबली लेवल लैंग्वेज की ओर हम लोग चलते हैं. असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोग कुछ निमोनिक्स को यूज करते हैं, दैट इज कुछ सिंबल्स को यूज करते हैं. जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, रीड, ऐड, स्टोर, ऐसे सिंबल्स के हम लोग यूज करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज में. मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या हो रहा था, सिर्फ 0 और 1 का यूज हो रहा था. लेकिन असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, हम लोग यहाँ कुछ निमोनिक्स यूज करते हैं. ओके, जैसे कि आप इसे ऐसा समझिए कि ये कहाँ पे यूज हो रहा है, आपके प्रोसेसर. इन केस ऑफ योर विंडोज, अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो वहां पे कौन से आर्किटेक्चर फॉलो होते हैं, x86, that is it follows CISC architecture. CISC is basically a complex instruction set computer. ये इसके बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे इंजीनियरिंग में सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में मोस्ट प्रॉब्ली. एंड आप अगर मोबाइल फोन आपके आर्किटेक्चर की बात करो तो उसमें कौन से आर्किटेक्चर यूज होते हैं, ARM, दैट इज अ रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट. इसका मतलब क्या है कि आपकी मोबाइल की कंप्यूटिंग कैपेसिटी आपकी कंप्यूटर की कंप्यूटिंग कैपेसिटी से कम है. ऑब्वियसली दैट इज करेक्ट. ठीक है. और इसी तरह और भी बहुत सारे आर्किटेक्चर होते हैं. तो हम लोग असेंबली लेवल लैंग्वेज जो कोड करते हैं वो डिपेंड करते हैं किस आर्किटेक्चर के लिए हम लोग कोड को लिख रहे हैं. ठीक है. इसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज. सो हम लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं दैट इज इन इंग्लिश लेवल लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज. तो दैट इन दैट लैंग्वेज इफ यू राइट एनी प्रोग्राम और अ कोड, दैट बिकम्स अ हाई लेवल लैंग्वेज. ओके. और ये कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझते हैं. ठीक है, ये कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझते हैं. मशीन लेवल लैंग्वेज जिसे डायरेक्टली कंप्यूटर समझ रहे थे, असेंबली लेवल भी कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझते हैं. यहाँ पे हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में. दैट मीन्स वी नीड सम इंटरप्रेटर. So that interpreter in assembly level language is called an assembler. So in assembly level language we need an assembler. तो assembly level language में क्या चाहिए, हमें assembler चाहिए कि जो कि assembly level language को convert कर दे machine level language में ताकि वो कंप्यूटर समझ सके. Similarly in high level language अगर जो हम कोड सिस्टम को दे रहे हैं, दैट इज अ कंप्यूटर को अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो नहीं समझ सकते. ओके. सो उसे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा टू मशीन लेवल लैंग्वेज. सो इन दिस केस वी नीड एन इंटरप्रेटर और अ कंपाइलर. ओके. सो यहां आप समझिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है. अगर आपने 100 लाइन्स ऑफ कोड लिखे हैं, अगर आप उस 100 लाइन्स ऑफ कोड को लाइन बाय लाइन अगर वो ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू मशीन कोड, देन दैट इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर. अगर कोई इंटरमीडिएटर लाइन बाय लाइन ट्रांसफॉर्म कर रहे हो कोड को टू द मशीन कोड, देन इट बिकम्स एन इंटरप्रेटर. अगर सेम अगर वो पूरे कंप्लीट प्रोग्राम को एट वंस हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट कर दे, देन दैट इज अ कंपाइलर. Okay. And here what keywords we use, it is generally an English letter keyword. जैसे कि हम लोग यहाँ क्या use करते हैं most probably if, else, while, these all keywords, and there are lot more keywords. So once we go deeper into this subject that is in Java, you will get a lot to know about them. Okay. And the language that uses high level language is like we can say about Java that you are learning, C++, C, Python and other programming language. ओके. अब हम लोग चलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जनरेशंस में. ठीक है. तो सबसे पहले कौन सी जनरेशन आया, दैट इज अ फर्स्ट GL, दैट इज अ फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. देन इट केम सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ एंड देन फिफ्थ. एज वी हैव ऑलरेडी लर्न, अभी हम लोग ने सीखा दैट इज अ मशीन लेवल लैंग्वेज, दैट इज बेसिकली योर फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. सो मशीन लैंग्वेज इज बेसिकली द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज. इसमें क्या यूज होते थे फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज में, 0 and 1. और ये क्या थे, ये डायरेक्टली कंप्यूटर में रन करते थे, दैट इज व्हाई इट वाज वेरी फास्ट. तो इसके डिमेरिट क्या है, इट इज डिफिकल्ट फॉर अस टू राइट अ फिक्स एरर. अगर मैं सब चीज आपको बाइनरी में ही दूं तो क्या होगा, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सारी चीजों को फिक्स करने के लिए. ठीक है. तो इसको इसमें जो इश्यूज थे इसके लिए क्या है, सेकंड असेंबली लेवल लैंग्वेज. तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या है कि हम लोग यहाँ पे जनरली इंग्लिश वर्ड्स के नेमोनिक्स को यूज करते हैं, जैसे ऐड, राइट, जैसे मैंने पिछले स्लाइड्स में ही बताया आपको. ओके. सो ये आपके मशीन लेवल लैंग्वेज से कुछ हद तक इजी हो जाते हैं कोड करना,
कुछ हद तक ईजी है इन कंपैरिजन टू मशीन लेवल लैंग्वेज। ओके, अब यहाँ पे हम लोग चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन ये इतनी भी इजी नहीं है। तो इसके लिए फिर कौन सा लैंग्वेज आया? थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। तो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज अ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं? इंग्लिश वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल सच एज सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन एंड ऑल। ओके, और ये क्या है कि कंप्यूटर इसे डायरेक्टली नहीं समझते हैं। सो हमें यहाँ क्या चाहिए? या तो कंपाइलर चाहिए या तो हमें इंटरप्रेटर चाहिए, जो कि मशीन हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। सिमिलरली इन असेंबली लेवल लैंग्वेज में भी ये कंप्यूटर डायरेक्टली उसे नहीं समझ सकते हैं। तो हमें वहां पे क्या चाहिए होगा? असेंबलर चाहिए होगा, जो असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। ओके, तो यहाँ पे आप समझिए सारी जो जनरेशन्स ऑफ लैंग्वेज आए वो पिछले जनरेशन्स के लैंग्वेज में जो इश्यूज थे उसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज आते चले गए। ओके, देन कम्स द फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज आप ऐसे समझिए, इट इज मोर क्लोजर टू नेचुरल लैंग्वेज। जैसे हम लोग बात करते हैं, आप इसे ऐसे समझिए कि अगर आप रेस्टोरेंट जाते हो तो वहां अगर आप कुछ ऑर्डर दे रहे हो, तो ऑर्डर देने के बाद क्या हो रहा है? आप जो भी ऑर्डर दिए वो आपका ऑर्डर आपके टेबल में आ जाता है। सिमिलरली अगर आप ये ऑर्डर कंप्यूटर को दे और कंप्यूटर आपको उसको कंप्यूट करके वो आपको रिजल्ट शो कर दे, सो दैट इज बेसिकली अ फोर्जियल लैंग्वेज। ओके, सो यहाँ पे हमें स्पेसिफाई करना रहता है हमें क्या चाहिए। ओके, और वो जो हमें चाहिए वो कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करते हैं। सो मोस्टली इट रिड्यूसेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ हमें स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को नहीं लिखना है, हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को नहीं लिखना है, यहाँ हमें बस लिखना है व्हाट वी नीड। ओके, सो दिस बेसिकली रिड्यूसेस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड द टाइम ऑफ डेवलपमेंट। जितने हमें ऐप बनाने में या जितने हमें पूरे सॉफ्टवेयर को बनाने में समय लगेगा, यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, एग्जाम्पल एसक्यूएल, कोबोल एंड पावर बिल्डर्स। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल है 4GL लैंग्वेज के। इसके बाद 5th GL, जैसे मोस्ट प्रॉब्ली आप अभी देखिए, आप बहुत सारे लोग चैट जीपीटी यूज करते होंगे या कोई बहुत सारे एआई के टूल्स यूज करते होंगे। सो मोस्टली 5th GL लैंग्वेज इज एआई एंड एमएल, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। ओके, so these all basically forms the 5th GL. Okay, example Prolog, OPS5 and Mercury. These are the few examples of 5th GL. अब हम लोग प्रोग्रामिंग पैराडिम्स को समझते हैं। व्हाट इज प्रोग्रामिंग पैराडिम? तो आप पैराडिम को इसे ऐसे समझिए, इट इज एन अप्रोच। ये क्या है? एक अप्रोच है। अगर मैं बताऊं कि एक क्वेश्चन दे रहा हूं, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की क्वेश्चन में दे रहा हूं मैथ्स में, तो कुछ बच्चे कैसे उसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ बच्चे कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्या है कि अलग अलग बच्चों ने अलग अलग अप्रोच को फॉलो किया। सो पैराडिम इज बेसिकली एन अप्रोच। आपने किस अप्रोच को अटेम्प्ट किया, किस अप्रोच को लेके उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया, तो दैट इज योर पैराडिम। सो अगर सेम पैराडिम, सेम चीज को अगर हम प्रोग्रामिंग में बात करें, तो उसे क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग पैराडिम। तो अब इसे कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज एन अप्रोच। ये अप्रोच है जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने में यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, सो दैट इज एन अप्रोच। और इसे कैसे और अदर वे में कैसे हमें डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ स्टाइल ऑफ कोडिंग और इट इज अ वे ऑफ प्रोग्रामिंग। तो हम लोग की कोड करने की जो स्टाइल है उसे हम क्या बोलेंगे? प्रोग्रामिंग पैराडिम। ऑलराइट, so programming paradigm basically can be divided into two categories. One is imperative programming paradigm and the second one is declarative programming paradigm. आप imperative programming को ऐसे समझिए कि ये, अगर मैं एग्जांपल दूं कि जब आप बोर्ड एग्जाम में आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं? आप स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिखते हैं इन योर आंसर शीट। लेकिन जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आप वहां स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन को नहीं लिखते हैं, आप वहां पे सिर्फ आंसर को टिक करते हैं। तो यहाँ पे इंपेरेटिव के केस में आप क्या कर रहे हैं? स्टेप बाय स्टेप चीजों को लिख रहे हैं। ओके, सो दैट इज ओनली एन इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम। सो ये क्या बोलता है? फोकस ऑन हाउ टू बी डन। कैसे आप चीजों को सॉल्व कर रहे हैं वो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। सो दैट बिकम्स एन इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम। ओके, और सेकंड जो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम है, जैसे मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ आपको आंसर से मतलब है, यू डोंट नीड टू शो द स्टेप हाउ यू brought those answer. Okay, so यहाँ पे सिर्फ आपको क्या शो करना है? आंसर। सो बेसिकली ये फोकस किस पे करता है? व्हाट टू बी डन। हाउ यू आर डूइंग दैट डजंट मैटर, बट व्हाट यू आर डूइंग दैट मैटर्स, मींस योर आंसर मैटर्स।
So that becomes a declarative programming paradigm. Okay. So imperative programming paradigm में सबसे पहला आता है प्रोसीजरल और मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग पैराडिम्स. ओके. सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिम एंड द थर्ड इज पैरेलल प्रोसेसिंग अप्रोच. इसमें से सिर्फ आपके सिलेबस में फर्स्ट टू है, दैट इज प्रोसीजरल एंड मॉड्यूलर एंड द सेकंड वन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. रिमेनिंग आप हायर स्टडीज जब करेंगे तब आप पढ़ेंगे. ठीक है. फिर डिक्लेरेटिव में अगर बात करें तो देयर कम्स अ लॉजिक प्रोग्रामिंग पैराडिम्स, then functional programming paradigm and a database processing approach. So ये सिर्फ फर्स्ट टू आपके सिलेबस में है, रिमेनिंग आपके सिलेबस में नहीं है. अगर आपके इसके डिटेल्स में जानना है अगर रिमेनिंग के बारे में भी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा. ओके. चलिए हम लोग इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम के बारे में और डिटेल में समझते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, इंपेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम में क्या आता है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिम. तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिम होता क्या है. ठीक है. अब आप इसी कोड को पहले देखिए फिर मैं इसे समझाता हूं. आप यहाँ देख रहे हैं, भले आपको कोड ना समझ में आ रहा हो दैट्स ओके, बट आप यहाँ देखिए कि लाइन नंबर 1 में कुछ लिखा हुआ है, लाइन नंबर 2 में कुछ लिखा हुआ है, लाइन नंबर 3 में कुछ लिखा हुआ है. सिमिलरली अब हर लाइन पे कुछ ना कुछ कोड लिखा हुआ है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में ये बताया जाता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देना है कंप्यूटर को ताकि वो स्टेप बाय स्टेप चीजों को सॉल्व कर सके इन अ सिक्वेंशियल मैनर. ओके. इन अ सिक्वेंशियल मैनर. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच. इसका मतलब क्या होता है कि सबसे पहले कंप्यूटर किसको पहले रन करेंगे, दैट इज लाइन नंबर 1 int num equals to 5. पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर सेकेंड लाइन एग्जीक्यूट होगा, फिर थर्ड लाइन एग्जीक्यूट होगा, इधर से फ्रॉम टॉप टू डाउन. सो सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग पैराडिम या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग पैराडिम की अगर हम बात करें, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रोसीजर्स पे हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं. दैट इज हाउ वी आर सॉल्विंग द प्रॉब्लम, वी फोकस ऑन द प्रोसीजर. ओके. अब यहाँ पे जो हम लोग प्रोसीजर पे डिपेंड कर रहे हैं, जो प्रोसीजर पे यहाँ पे जो हम लोग प्रोसीजर पे फोकस कर रहे हैं, वो प्रोसीजर क्या हो रहा है, स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की तरह एक्ट करता है कंप्यूटर के लिए. ओके. एंड इट फॉलोज टॉप डाउन अप्रोच जो मैंने अभी बताया, और ये इंस्ट्रक्शन जो होते हैं कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करते हैं इन द सिक्वेंशियल मैनर, दैट इज वन आफ्टर अनदर. ऑलराइट. तो यहाँ मैंने जस्ट बताया कि यहाँ पे हम लोग इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, प्रोसीजर को. जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चीजों को कर रहे हैं उसको इंपॉर्टेंस देते हैं. यहाँ पे डेटा क्या है, नम इक्वल्स टू 5, ये एक डेटा है. यहाँ हम डेटा को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम प्रोसीजर को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. ओके. अब इसमें दिक्कत क्या है, इस तरह से अगर हम लोग प्रोग्रामिंग करें तो इसमें दिक्कत क्या है, जैसे ही आपका प्रोग्राम का साइज ग्रो होते चला जाएगा वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा मेंटेन करने में. ठीक है. अगर कहीं एरर आ रहा है तो आपको उसे फिक्स करने में भी बहुत ज्यादा समय लगेगा. ओके. सो दीज आर द फ्यू डिमेरिट्स. अभी हम लोग आगे चल के और भी डिमेरिट्स के बारे में देखेंगे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में. ठीक है. अब प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में एक और कंसेप्ट आता है, दैट इज मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. ओके. सो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या है, एक प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है, दैट इज अ मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. तो मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली एक बिग प्रोग्राम को हम लोग स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. आप इसे ऐसे समझिए कि एक मेन प्रोग्राम है, उस मेन प्रोग्राम को हम लोगों ने क्या किया, स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में डिवाइड कर लिया. स्मॉल स्मॉल मॉड्यूल्स में हम लोगों ने क्या किया, डिवाइड कर लिया. अब इस स्मॉल मॉड्यूल्स को हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इन द सब मॉड्यूल्स. ओके. और यहाँ पे होता क्या है, जनरली सारे मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग को क्या करना है, कोशिश ये करना है कि सारे मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंट हो. यहाँ पे और एक कंसेप्ट आता है, दैट इज कपलिंग. कपलिंग क्या होता है, तो डिपेंडेंसीज ऑफ वन क्लास और मॉड्यूल ऑन अनदर. जैसे अभी आप लोगों ने मॉड्यूल्स देखा कि कैसे हम लोग एक प्रोग्राम को हम लोगों ने डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो अगर एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है, एक मॉड्यूल अगर दूसरे मॉड्यूल पे डिपेंडेंट है, दैट इज अ डिपेंडेंसी. अगर कोई डिपेंडेंसी है या नहीं है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कपलिंग. सो कपलिंग कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दैट इज अ लूज कपलिंग एंड सेकेंड वन इज अ टाइट कपलिंग और क्रॉस कपलिंग. तो लूज कपलिंग में क्या होता है, जो आपके डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स है वो एक दूसरे पे क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से क्या है, इंडिपेंडेंट है. एंड टाइट कपलिंग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा जो मॉड्यूल्स हो वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो. दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ क्रॉस कपलिंग और अ टाइट कपलिंग. ठीक है. ये एक छोटा सा कंसेप्ट है, एक आपका क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स का, व्हाट इज कपलिंग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कपलिंग. ठीक है. तो आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इजीली.
फिर हम लोग अब आगे चलते हैं इसके लिमिटेशंस के बारे में। जैसे जस्ट अभी मैंने इससे पहले आपको एक लिमिटेशंस बताया था कि जब चाहे वो ग्रो करेगा उसमें हम लोगों को क्या होगा, मेंटेनेबिलिटी का इश्यू आएगा। ठीक है, तो इसमें अब देखते हैं लिमिटेड कोड रियूजेबिलिटी। जैसे यहाँ आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, कोड रियूजेबिलिटी लिमिटेड है। दैट इज हम इसे कोड को बार बार रीयूज नहीं कर सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल समझिए, मैं अगर आपको बोलूं कि आप 5 के टेबल को प्रिंट कीजिए, फिर मैं बोलता हूँ 7 के टेबल को प्रिंट कीजिए, तो आप फर्स्ट क्या करेंगे, 5 के टेबल को 5 के टेबल के कोड लिखें। ठीक है, 5 के टेबल के कुछ कोड होंगे, वो कोड आपने आपने लिखा। फिर आपने 7 के कुछ कोड होंगे, प्रोग्राम टू राइट द टेबल ऑफ 7, इसके कोड यहाँ पे होंगे, तो आपने फिर लिखा। तो आपने क्या किया, सेम कोड को रिपीट किया 2 बार, आपने कोड को रीयूज तो नहीं किया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोड रीयूजेबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, तो ये एक डिमेरिट हो गया। ओके, सिमिलरली अब नेक्स्ट डिमेरिट की ओर हम लोग चलते हैं। सेकेंड इज डिफिकल्ट इन हैंडलिंग कॉम्प्लेक्सिटी। अभी जैसे मैंने बताया था पिछले स्लाइड्स में कि जैसे ही प्रोग्राम ग्रो होगा तो वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता चला जाएगा और उसे मेंटेन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, और ये क्या है, जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग है, ये रियल वर्ल्ड एंटिटी, दैट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को ये मैप नहीं करता है। ठीक है, थर्ड ये था। फोर्थ इज व्हाट, वीक इनकैप्सुलेशन। अभी जब मैं उप्स के कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा तब आपको समझ में आएगा इनकैप्सुलेशन होता क्या है। अभी के लिए आप समझे ऐसे कि ये एक वीक इनकैप्सुलेशन इसमें होता है प्रोसीजर प्रोग्रामिंग में। ऑलराइट, नेक्स्ट, डिफिकल्ट टू एक्सटेंड और मेंटेन। मैंने बता दिया था कि ये जैसे जैसे ग्रो करेगा उसे मेंटेन करना या एक्सटेंड करना। अगर मान के चलिए आपने कोई एक सॉफ्टवेयर बनाया, अपने स्कूल के लिए एक ऐप बनाया, उसमें अगर बोला जाए कि आप कुछ एक नया फीचर ऐड कर दें, आप एक फेसबुक के न्यूज फीड जैसा फीचर अपने ऐप में ऐड कर दें, तो क्या होगा, ऑलरेडी न्यूज फीड एक क्या है, बहुत कॉम्प्लेक्स आपका पूरा डिजाइन होगा। तो वो चीज को आप फिर से अगर इसमें इंटीग्रेट करेंगे अपने एग्जिस्टिंग कोड में, जिसमें आपने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ प्रोसीजरल अप्रोच को फॉलो किया है, तो वहां बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा उसे आप एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ लिमिटेशन से प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के। ठीक है, अब हम लोग इम्पेरेटिव प्रोग्रामिंग पैराडिम में अब सेकेंड टॉपिक जो थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मोस्टली होता क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो पहले आप इस डायग्राम को देखिए, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्लास और ऑब्जेक्ट होते क्या है। आप यहाँ पे देख क्या रहे हैं, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको एक मैप दिख रहा है, दैट इज अ टेम्पलेट दिख रहा है। इस मैप का यूज करके हम लोगों ने क्या किया, 2 बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया। वन इज अ रेड कलर बिल्डिंग एंड द सेकेंड वन इज अ ग्रीन कलर बिल्डिंग। सो इस मैप को यूज करके हम लोगों ने 2 ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया। ठीक है, दैट इज अ 2 बिल्डिंग्स को क्रिएट किया। तो सिमिलरली इन प्रोग्रामिंग टर्म्स, मैप और द टेम्पलेट वी कॉल इट एज अ क्लास। एंड यूजिंग दिस टेम्पलेट, और ये टेम्पलेट को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया। तो क्लास क्या है, क्लास इज बेसिकली अ टेम्पलेट, अ मैप, a template using which we create an object. ओके, और इसमें क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज हैं और कुछ इसके हर ऑब्जेक्ट्स की कुछ कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे होंगे, सारे के दोनों ऑब्जेक्ट्स के, दोनों घर के फ्रंट में 2 विंडो है, ग्रीन में भी 2 विंडो है, रेड हाउस में भी 2 विंडो है। अब आप समझिए कि इस क्लास, दैट इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट का यूज करके जो हम लोगों ने क्रिएट किया है रियल वर्ल्ड एंटिटी, दैट इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। ओके, सो ऑब्जेक्ट इज व्हाट, एक ऑब्जेक्ट जो है हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट इज बेसिकली एन आइडेंटिफाइबल एंटिटी जिसके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो। कैरेक्टरिस्टिक्स मींस, जैसे आप यहाँ पे अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, तो ये हाउस क्या, कौन से कलर की है, रेड कलर की। दैट मींस इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज अ कलर इज रेड। एंड सेकंड हाउस कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज इट्स कलर इज ग्रीन। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं और बिहेवियर भी होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स इज द स्टेट, कुछ भी स्टेट हो सकते हैं, लाइक कलर। ओके, एंड सेकेंड वन इज अ बिहेवियर। बिहेवियर आप ऐसे समझे कि फर्स्ट जो रेड हाउस है उसमें क्या लगा हुआ है, फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है। अगर आप फिंगरप्रिंट आपका स्कैनर में मैच होता है तो दरवाजा ओपन होगा, दैट इज अ बिहेवियर। ओके, और सेम सारे ऑब्जेक्ट्स में क्या होंगे, कुछ प्रॉपर्टीज होंगे, प्रॉपर्टीज इन द सेंस ऑफ लाइक बिहेवियर और कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑलराइट, इसके बारे में हम लोग डिटेल में कवर करेंगे
जो थर्ड चैप्टर आपके एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ क्लास एंड ऑब्जेक्ट, उसमें हम लोग डिटेल में इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट को कवर अप करेंगे। अभी के लिए सिर्फ आपको इतना जानना है। ओके, अब हम लोग उप्स के कुछ कंसेप्ट को सीखते हैं। अभी आप लोगों ने सीख लिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता क्या है, मोस्टली क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इस क्लास एंड ऑब्जेक्ट जो हम लोग क्रिएट करते हैं उसके कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ कुछ की फीचर्स हैं जिसे हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ओके, सो फर्स्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन होता क्या है, आप पहले इस वीडियो को देखिए। जब आपके आपके मोबाइल में कॉल आता है तो आपको क्या दिखता है, a button to pick up the call and a button to end the call. ओके, सो आप समझिए आप मोबाइल को यूज कर रहे हैं एज अ यूजर, और आपको क्या डिस्प्ले किया जाता है, दो बटन डिस्प्ले किया जाता है जब कॉल आता है। ठीक है, आपको ये नहीं दिखलाया जा रहा है कि आप जब बटन को क्लिक कर रहे हो तो इंटरनली क्या प्रोग्राम और क्या क्या कोड रन हो रहा है। आपको सिर्फ क्या दिखलाया जा रहा है कि आप इस बटन को क्लिक करेंगे तो ये एक्शन परफॉर्म होगा, लेकिन इसके अंदर क्या क्या एक्शन परफॉर्म हो रहा है वो आपको नहीं बताया जाता है, वो आपसे हाइड करके रखा जाता है। सिमिलरली अगर हम प्रोग्रामिंग के टर्म्स में बात करें, सो दिस इज व्हाट एब्स्ट्रैक्शन इज। हम यूजर को वही दिखलाते हैं जो यूजर के लिए जरूरी है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जो अननेसेसरी है यूजर के लिए, जो नेसेसरी नहीं है, उसे हम क्या करते हैं, हाइड करते हैं। सो एब्स्ट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग एसेंशियल फीचर को यूजर को दिखलाते हैं और कॉम्प्लेक्स और बैकग्राउंड डिटेल्स को हम लोग हाइड करते हैं। ओके, सो यहां पे एब्स्ट्रैक्शन में एक कंसेप्ट आता है दैट इज डेटा हाइडिंग। तो हम लोग डेटा हाइडिंग का मतलब क्या हुआ, हम लोग रिलेवेंट डेटा को शो कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स डेटा को यूजर से हाइड कर रहे हैं, दैट इज व्हाट डेटा हाइडिंग इज। नेक्स्ट, ये क्या करता है एब्स्ट्रैक्शन, इसके एक्सटर्नल बिहेवियर को बताता है। ओके, इन द टर्म ऑफ डिजाइन, जैसे आप अभी देख रहे थे डायलर, डायलर में क्या हो रहा था, आपको नेम दिख रहा था, पिकअप कॉल ग्रीन बटन दिख रहा था और एक रेड बटन दिख रहा था। तो सिर्फ क्या है, ये आउटर एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ द ऑब्जेक्ट है। ऑलराइट, अब सेकंड कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं, दैट इज इनकैप्सुलेशन। ओके, सो आप इसे ऐसे समझिए कि एक टीवी है और एक रिमोट है। ओके, सो आप डायरेक्टली अगर टीवी में कोई चैनल चल रहा हो तो आप डायरेक्टली विदाउट रिमोट आप चैनल को तो चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सो चैनल को कौन चेंज कर सकता है, रिमोट चैनल को चेंज कर सकता है। दैट मीन्स ये जो कंप्लीट टीवी के सेट है, दैट इज अ रिमोट एंड द टीवी यूनिट, ये दोनों क्या बना रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, एक रियल वर्ल्ड एंटिटी बना रहे हैं। ठीक है, अब आप इसे ऐसे समझिए कि जो रिमोट है वो पब्लिकली एक्सेसिबल है, मीन्स आप उसे यूज कर पा रहे हैं, उसे एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन टीवी के अंदर के वर्किंग या फंक्शनैलिटी को विदाउट रिमोट आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स ये जो रिमोट है दैट इज अ पब्लिक पार्ट, that is a public method, and internal TV component is a private variable। और ये प्राइवेट वेरिएबल को कौन एक्सेस कर पा रहा है, ये रिमोट्स के बटन। ओके, अब हम इस टीवी और रिमोट को रैप कर दें तो ये क्या बन रहा है, एक कंप्लीट यूनिट ऑफ टीवी। ओके, सो यही आपका क्या है, इनकैप्सुलेशन, रैपिंग और कंबाइनिंग ऑफ द डेटा एंड फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट। सो क्या कर रहे हैं आप, यहाँ प्राइवेट डेटा दैट इज अ टीवी के इंटरनल कंपोनेंट और रिमोट को आप क्या कर रहे हैं, एक रैप कर दिए हैं और आपने क्या बनाया है, एक टीवी के कंपोनेंट बनाया है, टीवी के कंप्लीट यूनिट बनाया है। ओके, सो इसे ही हम क्या बोलते हैं, इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। क्लियर, सो यहां आपने जैसे एब्स्ट्रैक्शन देखा, एब्स्ट्रैक्शन क्या, एक कंसेप्ट है, इट इज अ कंसेप्चुअल, बट इनकैप्सुलेशन में क्या हो रहा है, हम लोग उस कंसेप्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इनकैप्सुलेशन में हम लोग क्या करते हैं, चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं, और एब्स्ट्रैक्शन की जो कंसेप्ट था उस चीजों को हम लोग को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन दोनों एक दूसरे से क्या रिलेटेड है। ओके, अब हम लोग देखते हैं इनहेरिटेंस। आप इनहेरिटेंस को ऐसे समझें कि आपने अपने पेरेंट्स से कुछ प्रॉपर्टी इनहर्ट किए, दैट मीन्स आप में और आपके पेरेंट्स में कुछ प्रॉपर्टी ऐसे होंगे जो सिमिलर होंगे। ओके, सो दैट इज व्हाट इज इनहेरिटेंस। ओके, सो मैकेनिज्म दैट अलाउ न्यू क्लास, जब हम लोग यहाँ क्लास के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको इसके बारे में अच्छा समझ में आएगा, लेकिन आप इसे ऐसे समझिए कि जो पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है, दैट मीन्स योर पेरेंट्स एंड यू। सो आपने क्या किया,
कुछ प्रॉपर्टी अपने पेरेंट से एक्वायर किया, इनहर्ट किया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। सो इनहेरिटेंस मोस्टली 5 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज सिंगल इनहेरिटेंस, देन कम्स मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, hierarchical inheritance, and one is hybrid inheritance. So Java में multiple and hybrid inheritance supported नहीं है, ओके okay? लेकिन मल्टीपल इनहेरिटेंस हम लोग जावा में इंप्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग इंटरफेस। यूजिंग क्लास इट इज नॉट सपोर्टेड, बट इट इज सपोर्टेड यूजिंग इंटरफेस। ये सब के बारे में आप डीप में पढ़ेंगे हायर स्टडीज में, ओके okay? तो हम लोग देखते हैं कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है। यहां पे आप ऐसे समझिए, योर फादर एंड यू, योर फादर इज व्हाट, अ सुपर क्लास, एंड यू इज यू आर अ सब क्लास। आपने कुछ प्रॉपर्टीज अपने फादर से इनहर्ट किया है, दैट इज फ्रॉम सुपर क्लास टू सब क्लास। हमेशा यहाँ आप ध्यान दें कि हमें जो एरो देने हैं फ्रॉम सुपर क्लास टू सब क्लास, ये हमेशा पैरेंट की ओर पॉइंट करना चाहिए। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये पॉइंट हो रहा है ऊपर की ओर, क्लियर, ये पॉइंट हो रहा है ऊपर की ओर। तो हमेशा आपको एरो ऊपर की ओर पॉइंट करना है, या आपको एरो पॉइंट करना है पैरेंट क्लास की ओर। तो यहाँ सुपर क्लास क्या है, पैरेंट क्लास है, और यहाँ सब क्लास क्या है, चाइल्ड क्लास है, या उसे बोल सकते हैं डिराइव्ड क्लास, ओके। उसके बाद हम लोग देखते हैं दैट इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। आप यहाँ पे ऐसे समझिए, फर्स्ट सुपर क्लास जो है, आप अपने ग्रैंड पेरेंट को समझिए, ओके, देन कम्स योर पेरेंट, देन कम्स यू। तो जो क्लास ए है दैट इज योर ग्रैंड पेरेंट्स, क्लास बी इज योर पेरेंट, एंड क्लास सी इज यू। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके ग्रैंड पेरेंट से आपके फादर ने कुछ प्रॉपर्टी इनहर्ट किए, फिर आपने अपने फादर से कुछ प्रॉपर्टी इनहर्ट किए। तो दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ओके। नेक्स्ट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस आप इसे ऐसे समझिए, सुपर क्लास ए योर फादर एंड सुपर क्लास बी दैट इज योर मदर। आपने कुछ प्रॉपर्टीज अपने फादर से भी इनहर्ट किए, और आपने कुछ प्रॉपर्टी अपने मदर से भी इनहर्ट किए, ठीक है। तो यहाँ पे ये मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में यूजिंग क्लास सपोर्टेड नहीं है, इट इज नॉट सपोर्टेड इन जावा यूजिंग क्लास, बट ये हम लोग इंटरफेस से इसे सपोर्ट करवा सकते हैं, ओके। ये आप लोग हायर स्टडीज में इसके बारे में पढ़ेंगे। देन इज योर हेरारिकल इनहेरिटेंस। हेरारिकल इनहेरिटेंस में क्या हो रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं कि एक सुपर क्लास है, एक सुपर क्लास है, और उसमें क्या किए, ढेर सारे सब क्लासेस है। आप इसे ऐसे समझिए कि आप, आपके फादर क्या हो गए, आपके पेरेंट्स क्या हो गए, सुपर क्लास हो गए, और आपके सिबलिंग्स, योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स बिकम द सब क्लास। सो दिस फॉर्म्स अ हेरारिकल इनहेरिटेंस, ओके। अब हम लोग एक नए कंसेप्ट को सीखते हैं, दैट इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी। तो आप इसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझिए, तो आपको बेटर समझ में आएगा। जैसे कि एक पर्सन एक कोई कंपनी में वर्क कर सकते हैं, दैट इज एज एन एम्प्लॉय। वो सिंगर भी हो सकते हैं एट द सेम टाइम, ही और सी कैन बी अ डांसर एट द सेम टाइम। सो आप देख रहे हैं एक पर्सन मल्टीपल रोल्स को प्ले कर रहा है, ओके। सो इट पोजेसेस डिफरेंट बिहेवियर इन डिफरेंट सिचुएशन। सो दिस इज व्हाट अ पॉलीमॉर्फिज्म इज। समझ में आया आपको? आप इस डायग्राम को देखिए, आप इस फोटो को देखिए कि एक पर्सन सेम टाइम पे ऑफिस में वर्क भी कर रहे हो, फिर घर आके वो गाना भी गा रहे हो, और सेम टाइम पे वो डांस भी कर रहे हो। सो डिफरेंट डिफरेंट समय पे डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोग शो कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म। आप इसे और एक एग्जांपल से समझिए, कमेलियन एक ऐसा एनिमल होता है जो क्या करता है, अपने कलर को चेंज करता है बेस्ड ऑन सराउंडिंग कलर। ये क्या करता है, अपने कलर को ऐसे कलर में कन्वर्ट कर लेता है ताकि वो किसी से पकड़ा ना जाए, क्लियर। सो इसे कैसे डिफाइन करें, इट इज एन एबिलिटी, अगर हम प्रोग्रामिंग टर्म से बात करें, इट इज एन एबिलिटी ऑफ द मैसेज टू बी डिस्प्लेड इन मोर देन वन फॉर्म। अगर कोई मैसेज हम दे रहे हैं कंप्यूटर को, और वो एक से ज्यादा फॉर्म में उसे डिस्प्ले करवा पा रहे हो, तो हम उसे क्या बताएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। अब आप यहाँ एक एग्जाम्पल से समझिए कि 5+3 अगर हम कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5+3 8 हो जाएगा, ओके। सो 5+3 इज 8, यहाँ पे 8 हो रहा है। तो सिमिलरली अगर हम स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी को अगर ऐड करें, तो क्या मिल रहा है, हमें ए भी मिल रहा है, ओके। सो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक जगह पे प्लस हो रहा है, 5+3 8 हो जा रहा है, और दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, ए प्लस बी क्या हो जा रहा है, कॉन्कैटिनेशन हो रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लस डिफरेंट वे में परफॉर्म एक्ट कर रहा है, दैट इज
here at a time it is acting as a addition and in the second case it is acting as a concatenation. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लस का डुअल रोल, दैट इज एक समय में एडिशन, एक समय में कॉन्कैटिनेशन. दिस इज व्हाट पॉलीमॉर्फिज्म इज. ओके, तो पॉलीमॉर्फिज्म मोस्टली अगर आप इसे बात करें तो इसके टाइप्स की अगर हम बात करें तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं, एक कंपाइल टाइम और एक रन टाइम. अब कंपाइल टाइम में अगर बात करें तो एक होता है फंक्शन ओवरलोडिंग, एक होता है ऑपरेटर ओवरलोडिंग. सो जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्टेड नहीं है. ठीक है, अब आप इसे एक एग्जांपल से समझें कि मान के चलिए एक क्लास है टेस्ट. अब उस क्लास में देखिए तीन फंक्शन है, एफ यू एन, एफ यू एन, एफ यू एन. तीनों में फंक्शन में कुछ ना कुछ डिफरेंस है. एक फंक्शन में आपको आईएनटी ए दिख रहा होगा उनके ब्रैकेट के अंदर में, एक में दो पैरामीटर दिख रहा है, एक में सिंगल पैरामीटर दिख रहा है. तो यहाँ पे हो क्या रहा है, फंक्शन ओवरलोडिंग में हम लोग क्या करते हैं, सेम नेम के फंक्शन को हम लोग क्रिएट करते हैं, बट ये कंपाइल टाइम में रिजॉल्व होता है कि किस फंक्शन को हमें कॉल करना है. इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बस अभी आप ऐसे समझिए फंक्शन ओवरलोडिंग में क्या होता है, सेम नेम के फंक्शन मल्टीपल फंक्शंस होते हैं और ये जब कंपाइल होगा तब ये रिजॉल्व होता है किस फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है. ओके, सिमिलरली रन टाइम में अगर आप बात करें तो इसमें क्या होता है, वर्चुअल फंक्शन का यूज होता है. ठीक है, आप ऐसे समझे कि पहले क्या है, एक बेस क्लास है, बेस क्लास दैट इज योर पैरेंट क्लास. आप समझिए कि एक फंक्शन लिखा हुआ है और आपने क्या किया, आपने उस प्रॉपर्टी को इनहर्ट किया, दैट इज यूजिंग इनहेरिटेंस. आपने बेस क्लास की प्रॉपर्टी को इनहर्ट किया और आपने जो पैरेंट क्लास में जो फंक्शनैलिटी था उस फंक्शनैलिटी को आपने चेंज कर दिया इनटू योर क्लास. ठीक है, सो दैट इज बेसिकली एज अ रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म. ओके, नेक्स्ट हम लोगों ने मोस्टली सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है. अब हमारा लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है दैट इज एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ उप्स. तो पहले हम लोग एडवांटेज को देखते हैं. अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा था डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, दैट बिकम्स द एडवांटेज ऑफ उप्स. ओके, सो पहला जो हम लोगों ने डिसएडवांटेज में पढ़ा था प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का, दैट इज नॉन रीयूजेबिलिटी, दैट इज अ लिमिटेड रीयूजेबिलिटी. लेकिन यहाँ पे हम लोग कोड को रीयूज कर सकते हैं. रीयूज कहाँ कर सकते हैं, विद इन द सेम प्रोजेक्ट, सेम प्रोजेक्ट में हम कोड को रीयूज कर सकते हैं. ओके, अब आप एक कोड देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि एक टेम्पलेट है. ये आप लेफ्ट तरफ में जो कोड देख रहे हैं ये आप समझिए कि एक टेम्पलेट है. इसमें से आपके जितने भी दिख रहे हैं ये वेरिएबल्स, दैट इज अ स्ट्रिंग, मैन्युफैक्चर, मॉडल नेम, दिस ऑल आर व्हाट, दीज ऑल आर स्टेट और द कैरेक्टरिस्टिक्स. आप अभी बस इतना समझिए कि ये जो है एक टेम्पलेट है. ये क्या है, एक टेम्पलेट है जिसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, कोई ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे. तो लेफ्ट तरफ को आप समझिए टेम्पलेट और राइट साइड में इधर में जो कोड लिखा हुआ है आप यहाँ ध्यान से देखिए. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एक पंच कार और एक निक्सॉन कार, हम लोग दो कार दैट इज अ टू रियल एंटिटी को क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे यहाँ पे हम लोगों ने क्या यूज किया है, यहाँ पे कार को यूज किया है, यहाँ पे भी हम लोगों ने क्या यूज किया है, कार को यूज किया है. तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने सेम सेम कार के क्लास को, इस क्लास को यूज करके हम लोगों ने क्या किया, दो ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, दैट इज पंच कार एंड नेक्सॉन कार. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कोड को रीयूज किया, सेम कोड को रीयूज किया ताकि हमें दोबारा इस टेम्पलेट को लिखने का जरूरत ना पड़े. तो दिस इज हाउ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग provides reusability within the same project. सेम प्रोजेक्ट में हमें क्या कर रहा है, ये reusability प्रोवाइड करता है. ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं. जो नेक्स्ट एडवांटेज है दैट इज लेस डिफिकल्ट इन हैंडलिंग द कॉम्प्लेक्सिटी. यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है. आप कोड को देख रहे हैं, जो लास्ट कोड आपने देखा था, यहाँ आप देखिए कि हम लोगों ने कितने इजीली दो कार के ऑब्जेक्ट्स को, मीन्स दो कार ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किए. दैट इज इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट. अगर सिमिलरली अगर हम लोग वहाँ बात करें कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग में अगर हमें दो कार के मॉडल को क्रिएट करना रहता तो हम वहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी को नहीं हैंडल कर पाते उतने इजीली जितने इजीली हम लोग यहाँ पे हैंडल कर पा रहे हैं. सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इनकैप्सुलेशन एंड इनहेरिटेंस. आपने इनकैप्सुलेशन पढ़ा, हम लोगों ने क्या किया, डेटा को और मेथड को रैप कर दिया एक क्लास में, दैट इज व्हाट इनकैप्सुलेशन इज.
एंड इनहेरिटेंस, हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टी को पेरेंट से अगर चाइल्ड को इनहर्ट कर रहे हैं तो दैट बिकम्स इनहेरिटेंस। सो मोस्टली ये सारे प्रॉपर्टीज क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर देते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज बेटर मॉडलिंग ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग मोस्टली किसका यूज करते हैं, क्लास, ऑब्जेक्ट, मेथड्स, इनहेरिटेंस, और ये सारे क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड एंटिटी को बहुत अच्छे से मैप करते हैं, रिजेंबल करते हैं। सो हमें क्या होता है, ये इजी हो जाता है कि सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना जो रियल वर्ल्ड के सिस्टम से मैच करता हो। ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग इनकैप्सुलेशन। अब आप इनकैप्सुलेशन का मतलब समझ गए। वहां जैसे मैंने बताया था वीक इनकैप्सुलेशन, दैट इज अ डिमेरिट ऑफ प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इनकैप्सुलेशन होता है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे डेटा क्या है, सिक्योर्ड है। दैट मीन्स डेटा आपका बाइंड है इंटरनली in a class, data and the method are internally bundled together। so ये क्या हो रहा है, इनकैप्सुलेशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को बाइंड कर रहे हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट कर रहे हैं। ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी हैव अ स्ट्रॉन्ग इनकैप्सुलेशन इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट इज इम्प्रूव्ड स्केलेबिलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मॉड्यूलर अप्रोच को मोस्ट प्रोबेबली फॉलो करता है। ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम लोग चीजों को रीयूज कर पाएंगे, और जैसे ही हम लोग का कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो करेगा या जैसे ही हम लोग कुछ उसमें न्यू फंक्शनैलिटी को ऐड करना चाहते हैं, तो वो बहुत इजीली हमसे ऐड कर सकते हैं या स्केल कर सकते हैं। ओके। तो हम लोगों ने सारे एडवांटेज को लगभग कवर अप कर लिया है। अब हम लोग डिसएडवांटेज को देखते हैं, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओप। सो फर्स्ट इज अ स्टीप लर्निंग कर्व। जैसे आप अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, दैट इज जावा को आप सीख रहे हैं, तो ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा स्टार्टिंग में उसे समझना। आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग फेस करना पड़ सकता है, लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा इसे सीख लेंगे तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा उसे अ, समझने में। ओके। नेक्स्ट इज ओवरहेड एंड स्लाइटली स्लोअर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे क्या होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, क्लास का यूज करते हैं। तो इसे एक्स्ट्रा मेमोरी भी रिक्वायर्ड है और इसे एक्स्ट्रा रिसोर्स भी रिक्वायर्ड है फॉर स्टोरिंग एंड कंप्यूटिंग। तो इसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, परफॉर्मेंस बिकम्स अ बिट स्लोअर। ऑलराइट। नेक्स्ट इज ओवर इंजीनियरिंग। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सिंपल चीजों को भी कभी कभी क्या कर देते हैं, कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। जो कि हम लोग प्रोसीजरल में बहुत सिंपल वे में कर सकते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये सिंपल को भी हम लोग यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कॉम्प्लेक्स कर देते हैं अननेसेसरली। नेक्स्ट इज लिमिटेड रीयूजेबिलिटी इन डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो जैसे हम लोगों ने पढ़ा था एडवांटेज में कि रीयूजेबिलिटी तो कर सकते हैं, लेकिन विद इन द सेम प्रोजेक्ट। अगर हम सेम चीज को दूसरे प्रोजेक्ट में रीयूज करना चाहते हैं तो वो बहुत ही लिमिटेड होगा, क्योंकि एक प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कुछ और है, दूसरे प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर कुछ और है, तो वहां पे हम लोग रीयूज नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे बोल सकते हैं कि लिमिटेड रीयूजेबिलिटी इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ओके। सो most probably I covered all the topics of this chapter. Still, if you have any doubt, comment it and we'll try to solve your query. Okay. Thank you.